सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी और उसके बाद जब नमाजी पहुंचे तो नारेबाजी शुरू हो गई। लोग सड़कों पर नारे लगाने लगे क्योंकि बंगाल में अब तक सड़क पर नमाज हुआ करती थी। नमाज का बात नहीं, नमाज तो अभी बाहर नहीं पड़ेगा, ठीक है चलो हटाओ। और जो निशान होता है बंगाल के अंदर, इसका क्या होगा? पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली जुमा की नमाज पर कोलकाता के राजा बाजार में भारी बवाल देखने को मिला। लोग सड़क पर नमाज पढ़ने जुटे तो पुलिस ने शुभेंदु सरकार के नए आदेश का हवाला देकर उन्हें हटा दिया। इस दौरान तनाव पैदा हुआ, नारेबाजी और झड़पें हुई और पुलिस ने अंततः सड़क खाली करवाई। पहले तो नमाज सड़क पे नहीं आदा करते थे। ये ममता बनर्जी का सरकार जब आया तब धीरे धीरे एक एक करके सारे सड़क इन लोगों ने ऐसा करके ये उत्तर प्रदेश की जैसी नीति है। प्रशासन का कहना है कि यह कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति के लिए है, लेकिन कुछ लोगों को ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन लगता है। राजा बाजार के कुछ स्थानीय लोग कहते हैं वे सालों से सड़क पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। चंद दिनों के बाद बकरीद है। बंगाल में इस दौरान सड़कों पर नमाज आम बात थी, लेकिन अब दिन बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है। जाहिर है हालात भी बदलेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बदले हैं। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है। यूपी में लागू योगी के इसी फार्मूले ने नो दंगा सब चंगा वाले हालात बनाए हैं और अब बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी योगी की उसी लकीर को और बड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पूरी अराजकता कर रखी है। पर ये देखिए सर, क्या कारण है कि जो भाजपा एक्शन यहां ले रही है, बांग्लादेश को, आईएसआई को, चाइना को और टीएमसी को एक साथ तकलीफ हो रही है। क्या कारण है टीएमसी और आईएसआई को एक साथ तकलीफ हो रही है? मस्जिद में नमाज पढ़िए, नमाज जब मस्जिद फुल हो जाने के बाद फिर कुछ रास्ता निकाला जाए। रोड पे पढ़िएगा कि मस्जिद पे पढ़िएगा? नहीं, पहले मस्जिद में पढ़ेंगे। मस्जिद जब हमारा क्लियर हो जाएगा, फुल हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई रास्ता निकालेंगे। सामने आकर बैठ कर बात करें तो देखेंगे कितना दम उसमें है। ये बात उनसे हम कह रहे हैं। आर्टिकल 40 उनसे कहिए पढ़ने के लिए। वो हिंदुस्तान में बंगाल में मंत्री आए, ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कहिए, मूर्खों की तरह बात नहीं करे। इस मांग को लेकर रोड ब्लॉक हुआ था कि यहाँ पे रोड पे ही नमाज पढ़ने दिया जाए। मुसलमानों को इसमें डराया नहीं जा सकता। हम प्योरली हिंदुस्तानी है, उनसे पहले हिंदुस्तान यही रहेंगे और जो ताकत है डेमोक्रेसी में इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। मस्जिद जाओ। नहीं, रोड पे नमाज नहीं पढ़ना चाहते। रोड ब्लॉक क्यों? नहीं, वो लोग अभी कुछ बच्चों को लेकर अपने रोड ब्लॉक अभी अवेयर नहीं थे, इसीलिए रोड ब्लॉक क्या अवेयर नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है, सब लोग मस्जिद जा रहे हैं। यहाँ जीत रहे बंगाल में, तो बांग्लादेश में ऐसी तैसी क्यों हो रही है? बांग्लादेश क्यों मर रहा? और ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान था, ये जो तुर्किया का प्लान था, ये जो मुनीर का प्लान था, ये जो HUF का प्लान था, ये नाहिद इस्लाम बकवास कर रहा था और ये जितने भी छोटे मोटे जिहादी थे जो इनकी हसरतें थी गजवा हिंद करने की, दिल्ली फतह करने की, सब हसरतें खत्म हो गई। अब जो हमने देखा, जो अब वेस्ट बंगाल में नई गवर्नमेंट बन गई, शुभेंदु दा आए हैं और जो अब एक्शन हो रहे हैं, मतलब जो अब एक्शन हो रहे हैं सर, मुझे लगता है ममता बनर्जी का ही इकोसिस्टम, यानी कि पाकिस्तान के ISI का इकोसिस्टम पे एक साथ ताला लग रहा है। ये आपको बड़ा ही विचलित कर देगी सर बात कि यहाँ मतलब थप्पड़ यहाँ मारी, आवाज वहां आती है आजकल, क्योंकि जो पूरा इकोसिस्टम था ये तो पूरा मिल बांट के चल रहा था ना। ये जो आपकी बंगाल को और हिंदुस्तान को बर्बाद करने का सिस्टम मिल बांट के चल रहा था। अब देखिए, जैसे आपने फेंसिंग करा दी, शुभेंदु जी बोल रहे हैं कि हमें जी फेंसिंग करानी है तो पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही, बांग्लादेश को तकलीफ हो रही, क्यों करानी जी फेंसिंग? भाई मालदा मुर्शिदाबाद से हमने जो कॉरिडोर खोल रखा था आने का जाने का, उसको क्यों बंद कर रहे हो यार? हम तो जब मर्जी
पोटली उठाई आ गए, जब पोटली उठाई वापस चल दिए। जब वोट डालता था तो यहाँ आते थे, वोट डालने के बाद वापस जाते थे, और कुछ का मन लगता था रह जाते थे, कुछ का मन लगता था ये रहता। इतनी अच्छी धर्मशाला थी। हाँ, इतनी अच्छी धर्मशाला थी। और फिर भाई ये जो आपका करीब करीब गौ तस्करी का, बाकी आपके ड्रग्स का, नारकोटिक्स का, ये जितना भी व्यापार, करीब करीब जो टीएमसी का एक लीडर जिसको धरा गया था, उसने तो खुद बोला कि 150 करोड़ का हिस्सा जाता है टीएमसी को। जो 150 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था इस आपके करीब 500-550 किलोमीटर के बॉर्डर जो खुला रखवाया था ममता बनर्जी ने, जानबूझ के जमीन नहीं दे रही थी, उसके माध्यम से महीने का 150 करोड़ तो वहां से आ रहा था। और गौ तस्करी हो रही थी, वोटों का भी अरेंजमेंट हो रहा था, बदमाशी भी चल रही थी, दमंगी भी चल रही थी, पूरा इस्लामिक शासन प्रशासन चल रहा था। और उसके अलावा आपने क्या किया, आपने जो मुसलमान और रोहिंग्या थे बांग्लादेश को, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन रहा, अब 100 घर है मुसलमानों के, 10 आपने बांग्लादेश और रोहिंग्या के डाल दिए, तो उनको बीच में डाल के आपने सैंडविच बना के उनको भी बसा दिया। मतलब आपके हमारे टैक्स पेयर के मनी पे, हमारी गाड़ी कमाई पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को, मुसलमान को यहाँ घर मिल रहा। फिर आपने उनके राशन कार्ड बनाए, आपने उनका आधार कार्ड बनवाया, आपने हर व्यवस्था की कि वो एक भारत का हिस्सा बने और भारत को अंदर से तोड़े और हिंदू समाज को काटने का, हिंदू समाज को बर्बाद करने का आपने कार्यक्रम चलाया। अब जो जनवरी से ममता बनर्जी कह रही थी मैं जमीन नहीं दे पा रही हूँ, अरे एक मुर्गी है अंडा वहां देगी, रहती यहाँ, तो ये कैसे होगा। अब शुभेंदु अधिकारी ने ये काम कैसे आनन फानन 24 घंटे में कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली आप देश को बचाना चाहते हो, आप देश को बर्बाद करना चाहती थी। आपके 150 करोड़ का जो रेवेन्यू आता था वो रुक गया, गौ माता की तस्करी होती थी वो रुक गई, आपके चचेरे ममेरे भाई आते थे वहां से, उनका आना जाना बंद हो गया। तो ये जो हम एक्शन देख रहे हैं, उसके बाद आप देखिए, एक तो ये वाला हो गया, क्यों आईएसआई से और टीएमसी के तार जुड़े हुए थे, क्यों आईएसआई के मॉड्यूल को बंगाल में चलाया जा रहा था। ये ग्रेटर बांग्लादेश का तुर्किश एनजीओ का प्रोजेक्ट कहां तेल लेने गया, अब चला के दिखाओ ग्रेटर बांग्लादेश, अब बना के दिखाओ ग्रेटर बांग्लादेश। और कहीं ना कहीं ये जो गुंडई चल रही थी, ये जो बदमाशी चल रही थी, जो हिंदू हमारी माता और बहनों का शोषण हो रहा था, वो रुक गया है। अब तो देखिए हमारी बेटियां यूपी की तरह स्कूटी पे भी जाएंगी, 8 बजे घर से भी निकलेगी। और आपने सुना ही होगा वो ये संदेश खली में क्या क्या बकवास हो रही थी, बेटी को भेज देना, बहू तुम्हारी होगी, हम जांच करेंगे इत्यादि। मैं उस अश्लील भाषा को रिपीट नहीं करना चाहता, पर इस चीज के बाद अब मुझे लगता है कि दिन ब दिन अभिषेक बनर्जी की तरफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। और जब ये सारे मुंह खोलेंगे तो सब जाके चीज कहां रुकने वाली है हम भी जानते हैं। और यही अभिषेक बनर्जी कह रहा था चुनाव से एक दिन पहले, डायमंड हार्बर में आके करके दिखाओ, 10 बार भी जन्म लोगे गुजरात गैंग तब तुम ये नहीं कर पाओगे, ये दिल्ली गैंग तब तुम ये नहीं कर पाओगे। डायमंड हार्बर में उसकी क्या हालत हुई आपने देखा। मतलब अब जो जागृत हिंदू हुआ, जो वोटिंग कर पाया, जो खुल के आ पाया, फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद हिंदू ने इनको दिखा दिया केवल मुसलमान के वोट से कोई चुनाव नहीं जीता जाएगा। अब मुसलमान के वोट से चुनाव जीतोगे वो असंभव है। मैं तो अब कह रहा हूं, जो हमारे हेमंत दादा ने वहां असम में यूनिफॉर्म यूसीसी की बातें कर रहे हैं, यूसीसी की बात तो वेस्ट बंगाल में भी होनी चाहिए। और बीएसएफ को, आपको जो 40 किलोमीटर क्षेत्र वाला पावर भी बीएसएफ को देना चाहिए। और आपको तो बिल्कुल ये जो गुंडे बदमाशों को तो वैसे कहा गया भैया छोड़ दो। और ये जो आपके यहाँ ये जो बांग्लादेशी ने बोला अभी भी कोई दरवाजा खिड़की खुला है, बंगाल भागो, अगर नहीं भागोगे बेटा हम पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। लोग पूछते डिटेंशन सेंटर कहां बनाओगे। मोदी जी ने एक बार बोला था भारत के पास 1200 से ज्यादा आइलैंड है और कुछ आइलैंड आपके सिंगापुर से बड़े हैं। सर उनसे बेहतरीन डिटेंशन सेंटर कहां बन सकता है। अगर आपके पास सिंगापुर से बड़े आइलैंड है तो बनाइए डिटेंशन सेंटर वहां पे। और फिर जो कंट्री लेना चाहे लेंगी, इसको माले वाले तो ले लेती $500 में लोगों को, तो रखिए उनको वहां पर, भेज दीजिए माले। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि आप शरण दो पर अपनी पॉपुलेशन में मत मिलाओ। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। बांग्लादेश का वेट नहीं कर सकते ना, बांग्लादेश कब आइडेंटिफाई करेगा, कब लेगा। वैसे एमईए तो कह रहा, पर हकीकत ये है, मैंने देख रहा था लास्ट ईयर करीब 1700-1800 लोग ही बांग्लादेश ने लिए है। तो अगर इन मास लेवल पे डिपोर्टेशन करनी है, सबसे अच्छी बात है। और सबसे बेहतरीन जो मुझे ये तो बातें तो आ रही हैं कि साहब कि लोग जा रहे हैं बड़ी संख्या में। सर कहाँ, अगर आप ऑफिशियली देखो बांग्लादेश से 1700, वो तो अभी डर के मारे जा रहे हैं ना। ऑफिशियली की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियली हमारे जो बोलते हैं ना आपके हिमंत विश्व शर्मा तो कहते हैं मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, मैं तो रात में पुश कर देता हूँ। नहीं, अब तरीका तो वही है, तरीका वही ऑफिशियली का धक्का देना, खड़ा करो चल भाग।
मैं तो इनको अभी भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया तुम भौरी उठा, बस्त्रा उठाओ और भागो, पतली गली से निकल लो, क्योंकि एक बार पकड़ लिया तो फिर तो पता नहीं हवाना पहुंचोगे या माल्टा पहुंचोगे, फिर तो जो भी कंट्री ले तुम्हें बांग्लादेश तो लेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो बेहतरीन लगी, मतलब जिसको मैं बिल्कुल आई सैल्यूट इज कि जिसका SIR में नाम नहीं उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेस्ट सर, ये मास्टर स्ट्रोक वाकई, मतलब आई सैल्यूट शुभेंदु अधिकारी दादा फॉर दिस। और ये जो इस्लामी जनून वनून है, ये सब इसका टाइम निकल गया। आप एक बात बताओ, इजराइल ने जो गाजा में कर लिया, किसने इजराइल की पूंछ फाड़ ली? हम तो बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा क्या कर लोगे तुम? भाई तुम्हारी तो औकात भी नहीं। तुम्हारे कंट्री को अगर कल को यूपी पुलिस को आदेश दे, वो तो जीत के आ जाएगी बांग्लादेश। यूपी पुलिस से BSF की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूपी पुलिस कैन विन बांग्लादेश। तो आपकी औकात तो है नहीं, चुपचाप बैठे रहो यार, जितनी है औकात उतने में ही रहो। ये सब इस्लामी अलतकिया और ये इस्लामिक ब्रवाडो दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी औकात होती ना तो इजराइल में जाके वो कर देते, और तुम्हें लगता है तुम्हारा पाकिस्तान पीछे आएगा? उसकी अपनी लगी पड़ी है, उसकी तो पाकिस्तान को तो वो क्या कह रहा है, वो उसका ख्वाजा आसिफ वो कह रहा अफगानिस्तान तो अभी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, हिंदू शक्तियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो तो कह रहा पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान RSS का एजेंट है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि जी RSS का एजेंट है अफगानिस्तान, और हिंदुओं के कहने पे हिंदुत्व की लड़ाई हमसे लड़ रहा है अफगानिस्तान, भारत लड़वा रहा है अफगानिस्तान को हमसे। मैंने कहा अगर लड़वा रहा तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं, और तुम लड़ भी रहे हो तो लड़ो।